रंज से खूंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसान। आजम साहब उसी कड़ी का एक सिलसिला है। वो बेचारे 15-15 दिन बुखार में पड़े रहे जेल में। जी हाँ, एक तख्त था उनके बैरक में, सलाखों के पीछे झंकार लगा हुआ था, बड़ी बड़ी जैसे वाइल्ड ट्रीज होते हैं। उन झंकार से बिच्छखोपड़ आ रहे हैं, अरे बाप रे, सांप आ रहे हैं, बिच्छू आ रहे हैं। तो जान चली जाए आदमी की तरह से। आदमी ये सिचुएशन, रात में सन्नाटे, उससे हवा जिस तरह से निकलती थी। जब आजम साहब कोरोना पॉजिटिव हो गए तो उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को बहुत सख्त लहजे में फोन किया था, अखिलेश यादव ने। जी, और कहा था कि अगर कोई भी मिसहैप हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे। सीतापुर में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी किया था। खान साहब कहते हैं कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था जेल में, उनकी जान को खतरा था। उससे वो इस बात को कई बार कह चुके हैं। सच्ची है ये बात? जी हाँ, उनकी जान को खतरा था। जी हाँ, मुख्तार साहब की मौत ने उनको जिला दिया, आजम साहब को जिंदगी दे दी। क्योंकि मुख्तार अंसारी साहब के इंतकाल के बाद आजम साहब का हैरत अंगेज तौर के ऊपर टिफिन बदल गया। जेल के जो छोटे छोटे एम्प्लॉइज होते हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि देखिए, मुख्तार साहब ने हमारे बच्ची की शादी में 5 लाख रुपए दिए, हमारे बच्चे के MBBS की फीस दी, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप ये खाना ना खाइए, इसमें स्लो पॉइजन है। अरे बाप रे बाप। जी, तो उन्होंने कहा मैंने उसी दिन से खाना छोड़ दिया। 2018 में जब मंत्री जी पे पहली FIR हुई है तो उन्होंने अपना सूटकेस पैक कर लिया, जब जेल चला जाऊंगा। तो अब्दुल्ला साहब ने एक बात कही, वो बब्बा कहते बब्बा आप, तो उन्होंने एक बात कही, कहा कि जो सबसे बुरा सुलूक हो सकता है उससे बुरा सुलूक मेरे साथ। अखिलेश यादव चाहते तो उन्हें जेल जाने से बचा सकते थे? नहीं बचा सकते थे। अखिलेश जी ने मुझसे इस बात को कहा कि मैंने पर्पसली जेल विजिट्स नहीं किए, क्योंकि अगर मैं जेल विजिट्स करता तो आजम साहब के ऊपर सख्ती और बढ़ा दी जाती। अखिलेश जी ने उन लोगों से भी मुलाकात की थी जिन्होंने मुकदमे आजम खान पर दर्ज किए। और उन्होंने कहा कि भाई ये क्या है, क्यों आपको शिकायत है आजम साहब से? तो उन्होंने कहा साहब हमारी जमीनें ले ली हैं, कब्जा कर लिया। कहा कि देखिए वो तो मुकदमा तय करेगा। अखिलेश जी ने उन लोगों को ये ऑफर दिया कि अच्छा आप हमसे पैसे ले लीजिए। अच्छा, कि तुम अपने मुकदमे विड्रॉ कर लो, जो पैसा तुम्हारा बन रहा है वो हमसे उससे ज्यादा ले लो। उन लोगों ने कहा कि हम आपसे पैसे ले भी सकते हैं, लेकिन हम को डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज चैन से नहीं रहने देंगे। तो मतलब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने ही उनसे मुकदमे करवाए थे? जनाब, मुसलमानों ने कभी सीतापुर का नाम बदल के फातिमा नगर नहीं किया, और मुसलमानों ने रामपुर का नाम बदल के कभी अल्लाहपुर नहीं किया। खंजर पे कोई छींट, न दामन पे कोई दाग। खंजर पे कोई छींट, न दामन पे कोई दाग। तुम कत्ल करे हो या करामात करे। खान साहब मिजाज के बड़े रूखे हैं, बहुत रूखी बात कहते हैं। आजम साहब के लिए कि जो मीर तकी मीर साहब का शेर है, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द अनकट पॉडकास्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। आज जो फ्रेम में हमारे साथ शख्सियत हैं, वैसे तो उन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने चूंकि एक बहुत बेहतरीन किताब लिखी है, उस किताब में जिस व्यक्ति का उन्होंने जिक्र किया है, उस व्यक्ति के जिक्र में उन्होंने उस किताब में जो जो बातें लिखी हैं वो आपको सुननी चाहिए, उस पर आपको सोचना चाहिए। ये किताब लिखी गई है आजम खान पर, और किताब लिखने वाले हैं हैदर अब्बास साहब। हैदर अब्बास साहब उत्तर प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त रहे हैं, उत्तर प्रदेश में फ्रीलांस के बड़े जर्नलिस्ट हैं, हम सबके सीनियर हैं। वैसे तो उनके बारे में कुछ कहना चिराग दिखाना है सूरज को, लेकिन फिर भी चूंकि उन्होंने जो किताब लिखी है आजम खान के ऊपर, और इस किताब में जो आजम खान का फोटो है, इस फोटो पर आजम खान ने एक शेर पढ़ा था। वो शेर भी हम आपको आजम खान की जुबानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले मिर्जा गालिब के उस शेर के कुछ आशार पढ़ देता हूं कि क्यों जल गया ना ताबे रुखे यार देखकर, जलता हूं अपनी ताकते दीदार देखकर। सर बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो, हालांकि आपके बारे में तो सब जानते हैं, फिर भी जो नए दर्शक जुड़ते हैं
वो हैदर अब्बास जी के बारे में क्या जाने, कैसे उनके बारे में आप थोड़े से शब्दों में। मैं ये अर्ज करूं आपसे कि मेरा नाम हैदर अब्बास है और मैं लखनऊ से ही यानी वाबस्ता रहा हूं और लखनऊ वाला हूं, और मैं एक काउंसिल भी हूं, आई एम एन एडवोकेट ऑल्सो जी। और मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट रहा। और सबसे पहला आर्टिकल मेरा हिंदुस्तान टाइम्स में शायद 1999 में छपा था। अच्छा। और उसमें मुझको 200 रुपए का चेक आया था, जो कि आज भी मेरे पास है। अच्छा। जी हाँ, मैंने उसको कैश नहीं कराया आपने? जी हाँ। फिर मैं सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिखता रहा सीरियस इश्यूज के ऊपर। हिंदुस्तान टाइम्स में एक पेज नंबर 4 के ऊपर इश्यूज नाम से, तो मैंने उसमें लिखता था, जिसमें मैं बहुत से मुद्दों को उठाता था। टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने लिखा, फिर मैंने एशियन एज दिल्ली में लिखा। उसके बाद फिर 2003 ऑनवर्ड्स फिर मैं ह्यूमन राइट इश्यूज, लीगल इश्यूज पे बहुत लिखा मैंने। और एवरी फोर्टनाइट मैं 2 कॉपीज लिखता था, मिली गैजेट के लिए लिखता था। उसके बाद फिर 2012 तक आई बिलीव मैं लिखता रहा। उसके बाद 14 में मेरा ये पोजीशन आई। हाँ, आप कमिश्नर बने। जी हाँ, मैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहा, फिर फॉर 5 इयर्स मैं उसमें एंगेज रहा। फिर 2020 के ऑनवर्ड्स आई अगेन टुक टू राइटिंग, और आज मैं कह सकता हूँ कि 2020 से आज 25 हो रहा है। अगर मैं कंजर्वेटिवली कहूँगा तो 400 से ज्यादा आर्टिकल्स मेरे पब्लिश हुए हैं। और मैं इस बात को कहूंगा कि 400 में 400 तो मैंने नहीं पढ़े होंगे, 400 में 100-150 तो हम लोगों ने पढ़े होंगे। हाँ, माशाल्लाह आप अंग्रेजी में लिखते हैं, तो चूंकि हम लोग हिंदी मीडियम के पढ़े हुए लोग थे सर, तो बड़े सीमित संसाधनों में आपके ट्रांसलेशन करके उस चीज को समझने की कोशिश करते थे। तो हमेशा आप हम लोगों के लिए एक रोल मॉडल रहे हैं। मैं इस बात की तारीफ खुले मन से कहता हूं। कुछ लोग खुशबू की तरह होते हैं जो हमेशा महसूस किए जाते हैं, और हैदर सर उनमें से हैं जिनको आप हिंदी अखबार की लेखनी में जो है उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। टीवी में भी बड़े बड़े कमाल खान जैसे लोग हुए हैं जिनको खुद की लाइब्रेरी कहा जाता था, जिनसे आप सीख सकते थे, और हैदर सर उनमें से हैं। और बहुत कुछ सर आपसे सीखने को मिलता है। हम लोग किताब पर आते हैं सर। जिस किताब को आपने लिखा है खान साहब पर, खान साहब जेल से बाहर हैं, और आपने इस किताब को लिखने का क्यों जिम्मा उठाया, क्यों सोचा आपने कि आजम खान पर लिखा जाए, जबकि खान साहब तो वो शख्सियत हैं जिनका सब कुछ बाहर है, सब जान रहे हैं। असल में मैं आप उसको यूं कह सकते हैं कि मैं एक अनऑफिशियल बायोग्राफर ऑफ आजम खान साहब हूँ। अभी चंद रोज पहले चौधरी चरण सिंह साहब के ऊपर एक किताब आई है, उनकी पूरी लाइफ के ऊपर, वो सेज पब्लिकेशन ने छापी है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पब्लिकेशंस इन द वर्ल्ड। तो मैं चाहता था कि आजम खान साहब के ऊपर भी इसी तरह से एक किताब आए। तो मैंने उनसे एक मरतबा कहा भी, मैंने कहा देखिए ऐसा है कि आप एक उर्दू में बाकायदा एक ऑफिशियल रैंक होती है जिसको कि आप कहते हैं रोजनामचा नवीस। तो मैंने उनसे कहा कि मैं कोई सैलरी नहीं लूंगा आपसे, जाहिर है कि मेरा उनसे ऐसा रिश्ता भी था, लेकिन मैंने कहा आप अगर मुझे इसमें रोजनामचे के तौर पे मैं काम करूं कि आपके पास कौन आया कौन आया कौन आया, 8:40 पे कौन आया, आपने उससे क्या बात कही, उसने आपको क्या बात कही, उसने आपको क्या नजराना पेश किया, आपने उसको क्या रिसिप्रिकेट किया, मैं चाहता हूं कि इन सब को मैं क्रॉनिकल करूं। ये बात मैंने तब उनसे कही थी जब वो चौधरी चरण सिंह साहब की किताब आई थी। बहुत जखीम किताब है और बहुत अच्छी किताब है। वो किताब दिखाते हुए आपने उनसे कहा था कि देखिए किताब का मैंने जिक्र किया था उनसे। अच्छा। वो किताब जाहिर है मेरे पास है। तो उन्होंने मुझसे मुस्कुरा के कहा कि बहुत परेशान हो जाएंगे आप। अच्छा। तो आई सेड ऑल राइट। तो मैं उनके ऊपर लिखता रहा था, यानी 2003 से 2012 के बीच में, जब वो पार्टी से निकाले गए थे। तो आप यकीन जानिए कि उस दौरान के जिस वक्त की उनकी परछाई भी उनका साथ छोड़ रही थी, लेकिन मेरा उनसे वालेहाना रिश्ता है। तो वो मेरे गरीब खाने पे तशरीफ लाए थे 2009 के आसपास, जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा था। तो आई हैड बीन एसोसिएटेड विद हिम फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब जाहिर है कि ये एक तलातुम आ गया और वो जेल यानी चले गए। तो फिर जेल का सिलसिला हुआ। तो वो जो मीर तकी मीर साहब ने बात कही है कि पहले मैं जाता था और बाद सबा मेरे बाद।
तो आजम साहब को 2020 में जब ये सीतापुर जेल गए हैं तो उसके नेक्स्ट डे मैं इनसे मिलने गया था। कोविड से पहले की बात आप बता रहे जी हैं? हाँ, उसके शायद 15 या 20 दिन के बाद मार्च 2020 के बाद फिर ये कोविड शुरू हो गया था। तो तकरीबन आप यकीन जानिए कि कोई 1 साल तक तो पूरी दुनिया ही रुक गई थी। उसके बाद फिर आजम साहब को कोविड पॉजिटिव हो गए थे, तो ये मेदांता हॉस्पिटल चले गए। तो जाहिर है कि हम लोगों की एंट्री नहीं थी मेदांता हॉस्पिटल में, जबकि डॉक्टर कपूर, प्रदीप कपूर साहब जो थे वो ही वाज अ नाइस फ्रेंड ऑफ माइन, वो पीजीआई के डायरेक्टर थे। जी जी। देन आफ्टर हिज रिटायरमेंट ही टुक ओवर एज मेदांता, फ्रॉम मेदांता। तो बहरहाल उनसे मैं मुलाकात करता था टेलीफोन पे, क्योंकि वो भी बाहर नहीं आ सकते थे। और मैं इस तरह से जाता था कि जो 6-6 घंटे की ड्यूटीज पुलिसमैन और गार्ड्स की बदलती थी, तो उनसे मैं वो हालात ले लिया करता था। मेदांता के बाहर? जी हाँ। खड़े रहते थे आप? जी हाँ, 2, 2.5, 3 घंटे हम लोग वहां रुकते थे। जैसे मसलन 4 बजे गए तो रात में 9 बजे वापस आए। इस तरह से हम लोग वहां के ऊपर परमानेंटली एवरी 3rd 4th डे मैं वहां जाता था, 2nd डे 3rd डे जाता था। उसी दौरान जफर याब साहब भी बेचारे अलील हो गए, ब्रेन हैमरेज हो गया। जी हाँ, वो बेचारे, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, आज दुनिया में नहीं है। दोनों साथ के साथ ही थे? जी हाँ, जफर याब साहब और आजम खान साहब। जी हाँ, ऑलमोस्ट पॉलिटिकल करियर साथ में ही शुरू हुआ। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि दोनों एएमयू के पास आउट्स थे। अच्छा, जफर याब, और मुझे लगता है कि वो बाबरी वाला जो इशू था, उस इशू ने ही दोनों को पैदा किया, एक को वकालत के फील्ड में और एक को जो है राजनीति की फील्ड। जी हाँ, नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा कि जफर याब साहब वाज मास्टर्स इन लॉ और गोल्ड मेडलिस्ट थे। अच्छा, आजम साहब भी एलएलएम कर रहे थे, और उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर, 1 सेमेस्टर बचा था, लेकिन वो इमरजेंसी नाफिज हो गई और फिर वो जेल चले गए। तो अब इस मर्तबा जब ये जेल में थे तो वो तमाम वाकयात अपने उस जेल के बयान करते थे, इमरजेंसी वाले, कि किस तरह से वहां पे तो पता ही नहीं चलता था कि जेल है। वहां पर नाटक हो रहे हैं, म्यूजिक हो रही है, लोग गाने गा रहे हैं जेल के अंदर, इमरजेंसी के दौर। जी हाँ। हालांकि इनको जिस बैरक में रखा गया था उस दौरान, खान साहब को, जी हाँ, 75 में, तो उसमें आधी खिड़की जमीन के ऊपर थी और आधी खिड़की जमीन के नीचे थी। अरे, किस जेल में थे वो? नीचे थे, दिल्ली में किसी जेल में थे, शायद तिहाड़ में थे गालिबन। इसको मैंने लिखा है इसमें। अच्छा। और उसमें सिर्फ एक रोशनी आती थी और ये जेल में बंद। तो वो नीचे, मतलब इतना नीचे उनको रहना पड़ता था? नहीं, उनका जो, यानी अंग्रेजी में जो कहते हैं डंजन, जी जी, वो जमीन के नीचे था। और उसमें सिर्फ एक खिड़की थी, जो कि आधी खिड़की जमीन के नीचे थी और आधी खिड़की ऊपर। मतलब कोई आया तो हमें खड़े होकर देखना है कि कौन आया है, उसके पांव दिखेंगे, वो बैठेगा तो दिखेगा। जी हाँ। तो इस तरह, लेकिन फिर वो उससे बाहर निकाल दिए गए थे। और उसके बाद फिर वो बताते थे कि हम लोग, मतलब इट वाज जस्ट अ गाला टाइम। उस वक्त एक बहुत अच्छा दौर था जेल के अंदर, बावजूद इसके कि सख्तियां थी। यूनुस खान साहब एक हुआ करते थे, वो आजम साहब से उनको खास मुखासमत थी, बहुत नफरत थी उनको। अच्छा, क्यों? जी हाँ, पता नहीं किस बात से वो नाराज थे। तो उनके लिए ये कहा जाता है कि उन्होंने ये कहा था कि मैं आजम का गोश्त चील और कौवों को खिलवाऊंगा। अरे बाप रे बाप। जी हाँ। कौन थे ये? यूनुस खान साहब थे। यूनुस खान साहब, जी हाँ, ये खान अब्दुल गफ्फार खान के शायद नवासे थे या पोते थे। तो फ्रीडम फाइटर की फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन वो आजम साहब से बहुत उनको, यानी दुश्मनी थी जिसको आप कहते हैं। वो जेल में ही पैदा हुई या पहले से थी? पहले से ही रही होगी, क्योंकि जेल में तो इतनी दुश्मनी नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने, फिर ये हुआ कि उस दौरान आजम साहब को शुरुआत के दिनों में सिर्फ और सिर्फ चने दिए जाते थे खाने के लिए। अच्छा। यूनुस खान साहब जो थे वो जबरदस्त उनके, यानी हरीफ थे, मुखालिफ थे, दुश्मन थे। तो शुरुआत के दिनों में जब वो जेल में थे तो आजम साहब को सिर्फ चने दिए जाते थे खाने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा। तो जाहिर है कि यू हैव टू ग्राइंड, तो वो ग्राइंड करने से आजम साहब की ये जो आखिरी की दाढ़ें हैं ये चली गई, खत्म हो गई। जी हाँ, उसी वक्त इमरजेंसी में। जी हाँ।
तो वो आज भी इस बात को कहते हैं कि ये बात आप जब मिलने जाते थे तो ये बात डिस्कशन होती थी? जी हाँ, उन्होंने इस बात को कई बार कहा है कि यार हैदर, मेरे दाढ़ जो है वो इमरजेंसी ने खत्म कर दिए। जी हाँ, ये बात उन्होंने कही है, कई बार कही है, ये मैंने इसको लिखा भी है। अब जब यहाँ पे 2020 का आप जिक्र कर रहे हैं, जब वो जेल में आए, हालांकि मुझे याद है 2020 से पहले जब 17 में सरकार बनी बीजेपी की, और एक फोटो बड़ा वायरल होता है। उस फोटो में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, आजम खान विधायक थे अपनी सीट से और विधानसभा की गैलरी से निकल कर आ रहे थे। उनके पीछे इरफान सोलंकी भी नजर आते हैं, उनके पीछे दो एक विधायक और भी नजर आते हैं, लेकिन आजम खान और योगी आदित्यनाथ ऐसे हाथ बांध के विधानसभा की गैलरी से निकल रहे। मुझे लगता है खान साहब की हंसती हुई वो आखिरी फोटो थी। जी बिल्कुल। और वो देखिए, मुख्यमंत्री जो होता है वो बहरहाल सबका होता है, और अजय सिंह बिष्ट साहब बहरहाल हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने, आजम साहब ने जो उनको बॉडी लैंग्वेज दी, तो यही कहा कि भाई हम लोग ऑपोजिशन में हैं, 20 साल से हम लोग भी सरकार में रहे थे। मैंने, आप समझिए कि जब मंत्री जी थे 12 और 17 की सरकार में, मैं अक्सर मंत्री जी के साथ में उनके मंत्रालय में रहा। मैंने तो नहीं देखा कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को मंत्री जी ने 1 मिनट भी रुकवाया हो या उसको इंतजार करना पड़ा हो। रीता बहुगुणा जी आती थी, सुरेंद्र खन्ना साहब आते थे, कितने लोग ऐसे आते थे। सबसे पहले मंत्री जी उनको कहते थे आइए तशरीफ लाइए, बैठिए, और उनका जो भी काम हो फौरन काम उनका होता था। तो ये एक, जिसको आप कहते हैं कि एक इंग्लिश में कहते हैं बोन होमी, वो रही थी। तो उसी रिवायत को आजम साहब ने आगे बढ़ाया था और अजय सिंह बिष्ट साहब का हाथ पकड़ा था। खान साहब के बारे में एक बात और भी कही जाती है, बड़ी एक रूमर के तौर पर आप कह सकते हैं कि खान साहब मिजाज के बड़े रूखे हैं, बहुत रूखी बात कहते हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है? हालांकि हम आपकी किताब पे अभी थोड़ी इस बात के बाद आएंगे। आजम खान के मिजाज के बारे में जो बातें कही जाती हैं कि वो कोई बात को सीधा जवाब नहीं देते हैं। अब भी हम देखते हैं जेल से आने के बाद भी वो, कोई उनसे पूछे कि खान साहब तबीयत ठीक है, तो वो कहते हैं कि आपका क्या इरादा था कि मैं वहीं मर जाता। क्या बात है? इस पे मैं एक शेर कहूंगा आपकी इस बात, यानी आजम साहब की शख्सियत को समराइज करने के लिए जी, वो यूं है कि कस्साम कहते हैं अल्लाह को जी, कस्साम ने लिखकर मेरी किस्मत में फकीरी, कस्साम ने लिखकर मेरी किस्मत में फकीरी, फरमाया मिजाज इसका अमीराना बना दो। क्या बात है? तो ये मिजाज अमीराना है। जी हाँ। तो और ये बात भी मैं कहता हूँ कि आजम साहब के लिए कि जो मीर तकी मीर साहब का शेर है कि मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। क्या बात है? जी हाँ। तो देखिए, उन्होंने जो पॉलिटिक्स, यानी आजम साहब की जो पॉलिटिक्स है वो 1980 ऑनवर्ड्स है। हाँ। और 1980 ऑनवर्ड्स में जो अलीगढ़ की तहरीक थी, तो अलीगढ़ ने इस बात को कहा कि मुसलमानों के लिए इंडिया में मुसलमान जो इंडियंस हैं, तो दे आर इंडियंस बाय देयर चॉइस। बिल्कुल, उनके पास ये चॉइस थी। ये तो आजम साहब ने लोकसभा की स्पीच में भी इस बात को कहा। तो ये 1980 में ये बात चर्निंग करके निकली। और 1980 के बाद, यानी पोस्ट 1997 जब फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी और पूरे मुल्क ने ये भी सोचना शुरू किया कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट भी बन सकती है, तो आजम साहब उस पॉलिटिक्स का यानी महवर हैं या समर हैं, एज वी से, फूल हैं। और 1980 के जो रायट्स हुए, मुरादाबाद का रायट हुआ, फिर उसके बाद फिर मेरठ का रायट हुआ, एक और रायट हुआ था जिसको कि आप कहते हैं नीली मैसेकर। नीली मैसेकर जो है वो आसाम में हुआ, 1983 में हुआ। माना जाता है कि नीली मैसेकर जो है वो अननोन मैसेकर ऑफ इंडिया है।
इंडियन एक्सप्रेस के एक जर्नलिस्ट साहब थे, उन्होंने उसके ऊपर कुछ आर्टिकल्स लिखे, अदरवाइज उसके बारे में कोई जानता नहीं है। लेकिन आपको हैरत होगी, 1983 का जो नीली मैसेकर है उसमें शायद 5 दिन के अंदर 3000 से ज्यादा मुसलमान मारे गए असम में। जी हाँ, ये नीली मैसेकर है। और उसके फौरन बाद 1984 हो गया, इंदिरा जी बिल्कुल 84 के दंगे चली गई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त राइज हुआ। उसके बाद 1986 हो गया। 1986 से मुराद 1 फरवरी 1986 यानी बाबरी मस्जिद का ताला खुलना। तो 1 फरवरी को ताला खुला है। आजम साहब उस वक्त एमएलए थे और इन्होंने अपने गिरफ्तारी दी थी। तो जब ये गिरफ्तार होके चले गए तब नेताजी इनसे पहली मर्तबा मुलायम सिंह साहब आके मुलाकात इन्होंने जेल में की थी। अच्छा, 1986 तो तब तक में दोनों का एक दूसरे से राब्ता बहुत ज्यादा नहीं था? नहीं, यानी उस वक्त तो आजम साहब जो थे वो ये जो आपके चौधरी चरण सिंह उनकी पार्टी से विधायक थे। 80 में भी हुए और उसके बाद आजम साहब तो पार्टी में तब आए जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, तब उनके रिश्ते ज्यादा प्रगाढ़ हुए मुलायम सिंह। नहीं, 86 ऑनवर्ड्स 86 में फर्स्ट टाइम मुलायम सिंह साहब आए थे आजम साहब से मिलने के लिए इनसाइड द जेल, शायद उन्नाव जेल थी। उसके बाद फिर दोनों की रिश्ता बड़ा मुस्तहकम हो गया और ये रिश्ता बना रहा। फिर 89 में पहली गवर्नमेंट बनी, फिर उसके बाद 93 में गवर्नमेंट बनी, फिर 93 के बाद फिर बहन जी की सरकार आ गई, फिर तमाम चीजें हुई। तो 2000 उसके बाद फिर ये रिश्ते बहरहाल बने रहे। आजम खान उस समय मतलब मुलायम सिंह के साथ नहीं जाते, आरएलडी में ही रहते या चौधरी चरण सिंह की पार्टी में ही रहते, क्योंकि मुसलमानों की रहनुमाई, उनको लगा कि ये जगह खाली है, इसको मैं भर सकता हूं, इसलिए वो समाजवादी पार्टी में आए। क्यों आए होंगे? नहीं, ये तो आप समझिए कि जिसको कहना चाहिए पूरक थे। मुलायम सिंह साहब आजम साहब के पूरक थे, ये इनके पूरक थे। क्योंकि जब 1980 का रायट हुआ मुरादाबाद का, बहुत भयानक रायट हुआ था। अच्छा, मुरादाबाद और रामपुर में लगभग 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हर 5वें, 6ठे, 7वें दिन आजम साहब एड लेके जाते थे। अच्छा। और मुरादाबाद की हर तरफ से नाकाबंदी थी। तो गांवों के अंदर छोटी छोटी गलियों से ट्रक्स लेके जाते थे और अनाज लेके जाते थे और ये आपके कपड़े लेके जाते थे, आटा लेके जाते थे, अपनी सर पर रख के लेके जाते थे। कैसे रिश्ते उनके मुलायम सिंह से थे? तब नहीं, उससे आजम साहब की जो क्रेडिबिलिटी है वो मुसलमानों में बनी। और ये रिपोर्ट मुलायम सिंह यादव के पास भी, नेताजी के पास तो होगी रिपोर्ट कि भाई कोई है फलानी पार्टी का विधायक जो मुसलमानों के लिए इतना काम करता है। जी हाँ, इसको अगर अपने साथ लाया जाए, जोड़ा जाए, टीम बनाई जाए तो अच्छा काम किया जा सकता है। तो उससे यानी ये रिश्ता मुस्तहकम हुआ। फिर जफरयाब साहब थे। जफरयाब साहब की भी मैंने देखा कि मुलायम सिंह साहब बहुत इज्जत करते। उनको तो हाई कोर्ट में बड़ी जिम्मेदारियां भी दी गई। जी हाँ, वो एडिशनल एडवोकेट हुए। लेकिन क्वेश्चन ये तो बहुत लेटर स्टेज में है। मैंने तो क्योंकि मैं 1993 ऑनवर्ड्स आजम साहब के इससे एसोसिएटेड रहा और दारुल शिफा 34B में मेरा यानी आना जाना था, तो मैंने तमाम आर्टिकल्स लिखे हैं। 2003 में जब मुझे याद है, जब लॉ मिनिस्टर थे हमारे अरुण जेटली साहब, तो ये बात हुई थी कि बाबरी मस्जिद के चारों तरफ जो 48 एकड़ की जमीन है उसको एक्वायर कर लिया जाएगा। तो उस वक्त अटल जी की सरकार थी। उस कैंपेन को नलिफाई करने के लिए कितनी जबरदस्त चाराजोई की गई और ये कहा गया कि इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का जो ऑर्डर है, जिसमें ये बात कही गई है कि नॉट एन इंच ऑफ दैट होल एक्वायर्ड लैंड कैन बी ट्रांसफर्ड टू एनीवन अंटिल द टाइटल सूट इज डिसाइडेड। तो ये बातें 2003 की हैं। फिर 2003 में अटल जी की सरकार 2004 में चली गई। उस जमाने में 2002 में हमारी सरकार आ गई थी, लेकिन हमारे सरकार से मुराद नेताजी की सरकार आ गई थी, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने सपोर्ट कर दिया और हालांकि चल नहीं पाई थी बहुत लंबी सरकार। उसके बाद गेस्ट हाउस कांड और दूसरी चीजें भी हुई। नहीं, वो सरकार जो थी
हमारी बहन कुमारी मायावती की, हाँ उसमें एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग आपको बताऊं, जी। मैंने उसमें बहुत लिखा है। जी। उसी दौरान ये हुआ कि अडवाणी साहब जो थे, ये बाबरी मस्जिद की शहादत में प्राइम कंस्पिरेटर थे। हाँ। 120 ये थे कल्याण सिंह थे, कल्याण सिंह साहब थे, करीब 8 लोग थे। 8 लोग थे। उसमें गिरिराज किशोर थे और आपके उमा ये भारती थी उमा भारती और साहिबा थी, विनय कटियार विनय साहब कटियार थे। जी जी। इनके ऊपर सीबीआई ने कंस्पिरेसी चार्ज ड्रॉप कर दिया। किसके ऊपर? अडवाणी साहब पे। अच्छा। 2003 में। अच्छा। और ये एक टेक्निकल उसमें बात करी गई कि असल में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तो 192/92, 193/92 ये करके 2 मुकदमे यानी कायम हुए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मुझे याद आ रहा हो तो 1992 से मुकदमा चल रहा था और 2003 में कोर्ट ने कहा कि ये जो इन दोनों मुकदमों को जो बंच किया गया तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर से ऑर्डर नहीं लिया गया। अच्छा। इसलिए हम इन दोनों मुकदमों को अलग कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर बहन कुमारी मायावती फ्रेश नोटिफिकेशन जारी कर देती तो बंच कर लिया तो वो जाता। बंच कर, बहन जी ने नहीं किया। वो उस वक्त आजम साहब लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, मैं उनके साथ में था, असेंबली में मैं उनके साथ में था जब वो एलओपी थे। और हमें याद है केसरीनाथ त्रिपाठी साहब स्पीकर थे। तो बड़े अजीब सा दौर था वो जमाना, गुजरात का तसादुम भी हो चुका था। तो उस वक्त के तमाम हालात में देखता रहा हूं, मैं लिखता रहा हूं इन सारी चीजों पे। तो आजम खान को मुसलमानों का नेता कहा जाए, उनके बारे में एक बात और भी कही जाती है, हालांकि आप खुद उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, शियों के बारे में कहा जाता है कि वो कभी आजम खान के फेवरेबल नहीं रहे या आजम खान उन पर कभी भरोसा नहीं करते थे, तो उन्हें मुसलमानों का लीडर कहा जाए? नहीं, शिया कम्युनिटी हमेशा बीजेपी के लिए फेवरेबल कही जाती है। अफसोस की बात है, क्योंकि आप समझिए कि कल्बे आबिद साहब मरहूम की बेपनाह इज्जत आजम खान साहब ने की, और अली नकवी साहब एक हुआ करते थे अलीगढ़ में, उनकी बेपनाह इज्जत की। आजम साहब का जो इंस्पिरेशन है, जो उनका रेवोल्यूशनरी स्पिरिट है, वो इमाम खुमैनी से है। आजम साहब ने जो आगाज अपना किया सियासत का, वो उन्होंने नवाबीन रामपुर के खिलाफ किया। वो अब भी चल रहा है, वो अभी चल रहा है और सिलसिलेवार वो रहेगा भी। हाँ। लेकिन आजम साहब वो नवाबीन रामपुर जो थे, हाँ। वो शिया यानी मसलक के थे। अच्छा, ये भी है नवाबीन, वहां तो तुर्क वाला भी मामला चलता है और शिया और सुन्नी के अलावा भी मामला है, तुर्कों का है। लेकिन ये भी मैं बताता चलूं आपको कि नवाबीन रामपुर में अक्सर नवाबीन यानी सुन्नी नजरिए के भी रहे, और अक्सर नवाबीन रामपुर जो है वो शिया। तो उनका जो यानी मुखालिफत है वो नवाबीन के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने एक बात, वो बुनियादी बात कहते हैं कि जब 1857 हुआ और हिंदुस्तान की फौजें बढ़ रही थी अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए, तो उस वक्त नवाब रामपुर ने अपनी फौज को भेज के सारे फौजियों को हिंदुस्तान के मरवा दिया और अंग्रेज का हुकूमत जो है वो कायम हो गई। तो ये उनका जो नेशनलिज्म है वो उनको इस बात पे बार बार ये कहता है कि ये जो नवाबीन रामपुर हैं, इन्होंने अंग्रेज बहादुर का साथ दिया। आपको लगता है कि आजम खान की यही साफ गोई भी उनके लिए बिल्कुल साफ साफ बोल देना कई बार बड़ी नुकसान का सबब बनी, जब वो मंच से माइक पे कहते हैं कि ये तनख्वाही आएंगे और ये कराया जाएगा, वो कराया जाएगा, अब वो अनुज चौधरी से सीधे सीधे कह देते हैं कि हमारे एहसानों पर तुम वर्दी पहने हो। ये सारी बातें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देना खान साहब के लिए, ये आपको लगता है कई बार मुसीबतें बनी? नहीं, 2 बातें इसमें मैं कहूंगा। एक तो इस आजम साहब के इस पहलू पे फिर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि लतीफ बात भी अहबाब को खटकती है। वाह, लतीफ बात भी अहबाब को खटकती है, न जाने कौन सा कांटा मेरी जबान में है। क्या बात है।
क्या बात है, ये तो बात बहुत गहरी आपने कही। जी हाँ, और वो जो बात आपने दो कही, जी, एक अनु साहब की कही, दूसरी वो तनखैये के डीएम को लेकर तो के। देखिए तनखैया जो है वो एक मुहावरा है, हम लोग मगर इस पर उन पर मुकदमा हो गया था सर। दिस इज व्हाट द कोर्ट हैज टू डिसाइड कि इसमें हेट क्या है। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, हेट अगर कोई सख्त से सख्त बात कह दे और वो हेट स्पीच के जुमर्रे में आ भी जाए, फर्ज कीजिए, तो कोर्ट इस मेरिट पे उसको तय करेगी कि क्या इस स्पीच के बाद कोई रिएक्शन आया। कहा कि रिएक्शन नहीं आया तो कहा कि ये हेट स्पीच नहीं है। ये एक लीगल पहलू है। अच्छा दूसरी बात जो अनुज साहब की आपने कही, तो अनुज साहब से उन्होंने एहसानात अनुज साहब से नहीं कहे, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी ने आपको सीओ बनाया था और हम अपने बुजुर्गों का एहसान नहीं भूलते हैं। वो बने भी थे, स्पोर्ट्स कोटे में ही बने थे वो, तो उन्होंने अखिलेश जी को यानी रेफर किया था उसमें, ये उन्होंने बात कही थी। तो बहरहाल ये अब हम लोग आपकी किताब पे कुछ चर्चा कर लेते हैं, वरना आप भी कहेंगे कि बुलाया इंटरव्यू किताब के लिए और कहानी सुन रहे हैं रामपुर की। मुजफ्फराबाद का नाम बदल दिया, हाँ, और तमाम नाम बदल रहे हैं। हाँ, तो देखिए मुसलमानों ने इस मुल्क को अपना मुल्क समझा, मुसलमानों ने अपने शहर बनाए, मुसलमानों ने कभी सीतापुर का नाम बदल के फातिमा नगर नहीं किया, और मुसलमानों ने रामपुर का नाम बदल के कभी अल्लाह नगर नहीं किया, बिल्कुल, या अल्लाहपुर नहीं किया। हाँ। जो जैसा था वो वैसा रहा। तो इन बातों में कोई कुछ रखा नहीं है कि चूंकि आपने ये बात कही तो एक यहाँ से चीज जुड़ जाती है। हर सरकार अपने हिसाब से चलती है। समाजवादी सरकार में भी मायावती के दौर में तमाम जिलों के नाम रखे गए, उनके नाम फिर बदले गए, ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, संत कबीर नगर से लेकर के। और नहीं, हमारा अर्ज करना दूसरा है। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं हमारा अर्ज करना है कि आप नए शहर बनाइए, हाँ, आप नया नाम रखिए, हाँ, पुराना नाम ना बदलिए। मुराद कहने की ये है, जी जी, यू मेक योर ओन सिटी। नहीं, वही बात मैं कह रहा हूँ। मायावती की सरकार में भी जब 2000 से 7 से 12 वाली सरकार थी, कई नए जिले बने थे, उसमें उनके नाम रखे गए थे, जिन्हें बाद में अखिलेश यादव की सरकार में पुराने नाम वापस किए गए। उन्होंने नए नाम नहीं रखे, पुराने नाम वापस किए गए। ये बात मेरी कहने की थी। खैर, ये जो आपने किताब लिखी है, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसा हो गई, इस किताब का आपने टाइटल दिया है सर। और इसमें जो आजम खान की ये फोटो लगाई है, ये मुझे लगता है कि विधानसभा सत्र की ही है या ये 2012 की तस्वीर है, विधानसभा सेशन की ही है। जी हाँ। और क्या इसमें ऐसा है जिससे लोगों को मुतासिर होना चाहिए, लोगों को इस बारे में जानना चाहिए? ये मैंने जो बात लिखी है, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी, क्या, ये गालिब साहब का शेर है कि रंज से खूंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसान हो गई। तो आजम साहब उसी कड़ी का एक सिलसिला है, और वो मैंने आपसे जैसे अर्ज किया जी कि जब सीतापुर जेल का फर्स्ट फेज था उनका, तो क्योंकि कोरोना पोस्ट कोरोना वक्त था, तो हम पहले RT-PCR कराते थे और फिर 48 आवर्स की उसकी वैलिडिटी होती थी। फिर सुबह ही यहाँ से चले जाते थे और तमाम लोग वहाँ मिलते थे हमको। और कई मरतबा ऐसा भी हुआ कि हम गए लेकिन आजम साहब की तबीयत अच्छी नहीं थी, बुखार रहा तो नहीं आ सके। ये भी हुआ कि वो बेचारे 15-15 दिन बुखार में पड़े रहे जेल में। जी हाँ, और ठीक हो गए। एक तख्त था उनके बैरक में, और मैं देखता था कि जाड़, क्योंकि उसमें जो सलाखें थी तो उसके बीच में उन्होंने दफ्ती लगा दी थी। अच्छा, आप सोचिए कि जो हम लोगों के यहाँ जाड़ा होता है जिस तरह का, तो किस तरह की हवाएं उसके अंदर आती थी। अच्छा, वो कई बैरक थे, तो सारे बैरक्स में मैं देखता था कि सामान भरा हुआ है, उन सामान, और उसके बाद एक दरवाजा था और उस दरवाजे से मुराद सलाखें थी, और सलाखों के पीछे झंकार लगा हुआ था, बड़ी बड़ी जैसे वाइल्ड ट्रीज होते हैं। उन झंकार से बिच्छखोपड़ आ रहे हैं, अरे बाप रे, सांप आ रहे हैं, बिच्छू आ रहे हैं। ये तो जान जान चली जाए आदमी की तरह से। आदमी, ये सिचुएशन, रात में सन्नाटे, उससे हवा जिस तरह से वो आती थी। तो ये जो आपके
एक सेंगर साहब थे जो रेप एक्यूज्ड, उनको उस बैरक में रखा। ये कानपुर वाले, जी हाँ। पूना वाले। और अंग्रेजों के जमाने में उसमें वो कैदी रखे जाते थे जो फांसी यानी जिनको दी जाती, उसके बाद उन्हें फांसी दी जाती थी। अरे बाप रे बाप। इस तरह की बैरक में उनको रखा गया था। तो ये सारी चीजें जानबूझ के उनके लिए वहां पर की जाती थी। अब जाहिर है जेल अथॉरिटीज जैसा बेहतर समझ रहे ऊपर से डायरेक्शन होते होंगे। क्या कह सकता हूँ। तो गरज ये कि इस तरह की बातें मैं वहां गौर करता था और इन सारी बातों को मैंने अपनी इस सीतापुर जेल डायरी में लिखा है। तो जिसको आप कहते हैं कि टेस्टिमनी ऑफ द टाइम्स, क्योंकि अब ये तो एक डॉक्यूमेंट हो गया, अब ये अगले 100 साल के बाद भी इसको लोग देख सकते हैं, 200 साल के बाद भी देख सकते हैं कि भाई क्या खान साहब के साथ क्या हुआ, खान साहब या मसलन क्या सूरत हाल थी ओवरऑल। तो ये मैं देखता था कि वहां से जब मैं मुलाकात करके निकलता था तो जैसे 1 घंटे की मुलाकात हुई, 1.25 घंटे की मुलाकात हुई, तो तमाम फॉर्मेलिटीज होती थी, स्टैंप लगता है, यहाँ मोहरें लगती थी। तो जब मैं वापस निकलता था तब भी मैं देखता था कि 25-30 लोग खड़े हुए हैं खान साहब से मिलने के लिए। जी हाँ। उसमें सरदार हजरात बहुत होते थे। अच्छा। जी हाँ। और अब जैसे मसलन 12 सिख हजरात हैं तो उसमें से नुमाइंदा 2 लोग चले गए अंदर, लेकिन वो इतने इतने फल लेके आते थे, आप यकीन जानिए, मतलब हजारों रुपए के फल, एक से एक ड्रैगन फ्रूट्स और क्या हो क्या। वो उनकी मोहब्बत थी जो खान साहब से। अब जाहिर है आजम साहब तो खा नहीं सकते थे, तो वो शाम होते हुए ड्राई फ्रूट्स, बेकरी के आइटम्स, अच्छा हम भी अपनी हत्तुल मखदूर जिसको आप कहते हैं सामान उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ लेके जाते थे। क्या पसंद रहता था? मैं तो उनके लिए ड्राई फ्रूट्स लेके जाता था क्योंकि वो सस्टेन करते थे, और जो ये होता है आपका अमूल के जो 12 डिब्बे वो होता है टोन मिल्क, तो उसके मतलब 12 3 कार्टून्स, क्योंकि जितना भी मैं कैरी कर सकता था यहाँ से। अच्छा, उसमें भी कुछ लिमिट होती है कि इतना ही दे सकते हैं या जितना लाए उतना सब दे सकते हैं? नहीं, लिमिट्स तो ऐसी नहीं कही मुझसे कभी भी, क्योंकि जेल सुपरिटेंडेंट साहब थे, ठाकुर साहब थे, तो वो मेरा बड़ा एहतराम भी करते थे। अच्छा। क्योंकि वो शायद वहाँ के जन सूचना अधिकारी भी थे। हाँ, और आप सूचना आयुक्त रहे। जी हाँ। तो उस लिहाज से थोड़ा आपका वो मेरा ख्याल रखते थे। जी जी। एक मरतबा मैं उनके लिए ऐसे ही जिक्र कर रहा हूँ आपसे, एक हश पपीज, क्योंकि मैं देखता था कि वो स्लीपर्स पहने हुए हैं आजम भाई। अच्छा। तो मैं हश पपीज के उनके लिए सैंडल्स लेके गया। तो उन्होंने देखा, कहा कि ये मैं खुली हुई नहीं पहनता हूँ। अच्छा। जी हाँ। तो मैंने उसको ले लिया। तो जब मैं वहां से निकला तो मैंने कहा भाई ये अब आजम भाई से मंसूब हो गई है। तो हालांकि मैं जेल के ऑलमोस्ट बाहर आ गया था, मैं फिर गया। अच्छा। तो ये अलाउड नहीं है। तो उनके जो जेनेटर्स हैं अंग्रेजी में जिनको क्या हुआ, तो उन्होंने जेल एसपी साहब ने कहा नहीं साहब को जाने दिया। तो मैं गया, मैंने आजम भाई से कहा, मैंने कहा ये आपसे मंसूब हो गई है, अब ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको भी ले चाहे दें। जी हाँ। तो वो बड़े सादा लो आदमी, अभी परसों जो मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनकी खिदमत में परफ्यूम, तो कहने लगे कि तो उन्होंने स्मेल किया, कहने लगे क्या है ये? तो मैंने कहा ये डेविड ऑफ है। डेविड ऑफ क्या? तो मैंने कहा कि एक ब्रांड है। तो कहना भाई हम तो बस लगा लिया तो लगा लिया। बहुत शौकीन नहीं है कि इस चीज के कि फ्रांस का ही हो, मेड इन फ्रांस का हो। एक बहुत मजे की बात सुनिए। 2012 में मेरे पास ग्लासेस थे, बहुत प्यारे ग्लासेस। अच्छा। उसका जो कवर था वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत था। अच्छा। तो मंत्री जी ने उसको देखा और देख के मेरे हाथ, 2012 की बात बता रहा हूँ आपसे, जब वो मंत्री बन गए थे तब। हाँ, मतलब हम लोग वहीं, मैं बैठा हुआ था उनके साथ, उनके मंत्रालय में। जी जी जी। तो मैंने कहा यू जस्ट हैव अ ट्राई। तो उन्होंने ग्लासेस लगाए। तो ग्लासेस लगा के उन्होंने मुझे वापस दे दिए। तो मैंने उसको कवर में रखा, मैंने कहा अभी आपका हुआ। अच्छा। अरे तो उन्होंने उसको कबूल कर लिया। उसके एक नकवी साहब, ये तो आप थे जिससे खान साहब ने उसके पैसे नहीं पूछे, वरना पूछ लेते कि जो मुझे तोहफा देके जा रहे हो कितने का आया है। अच्छा सुनिए मजे की बात, उसके 2-3 दिन के बाद मैं उनके आवास गया, विक्रमादित्य मार्ग। जैसे ही मुझको देखा तो सबको छोड़ के चले गए अंदर। अच्छा।
वापस आए तो मुझे रेबैन के ग्लासेस दिए, अच्छा। ब्लैक ग्लासेस, हाँ। मैंने ले लिए। अच्छा, मेरी उनसे बेतकल्लुफी ऐसी थी, तो फिर मैं 2 दिन के बाद मिला, मैंने कहा भाई वो आपने जो ग्लासेस दिए, माफ कीजिएगा एक बात कहनी कहिए। मैंने कहा भाई वो फर्स्ट कॉपी है। अच्छा, आपने कह दिया? हाँ। तो बोले भाई हमको तो शऊर है नहीं कि फर्स्ट कॉपी है या क्या है। तो उन्होंने वो मुझसे वापस ले लिए। अच्छा। हाँ। फिर वो गए अंदर। हाँ, हाँ। और ग्लैडिएटर लेके आए। अच्छा। वो मुझको उन्होंने तोहफे में दिया। अच्छा, और सारे लोग देखते थे कि भाई ये कौन साहबजादे हैं जो अपनी पसंद के ले जा रहे हैं। हाँ। फिर मुझसे कहने लगे कि मैं एक बार पेरिस गया था, हाँ। और वहां से एक सूटकेस में मेरे सिर्फ चश्मे रखे हैं। हाँ। जब भी आप रामपुर आए मुझे याद दिलाइएगा, चश्मा मैं दूंगा उसमें से निकल, ओरिजिनल दूंगा, मेड इन पेरिस का। तो इस तरह का मेरा 2009 में जब वो मेरे घर आए। इसी घर में? नहीं, मेरा घर जो दूसरा था, अच्छा, जहाँ मेरे वालिदैन रहते थे। हाँ। तो मैंने उनको एक कुरान मजीद दिखाया। कुरान मजीद वो जो था औरंगजेब आलमगीर के दौर का था। अच्छा, हैंड रिटन? जी हाँ। अरे वाह। और उसके पहले जो 5 पेजेस थे वो गोल्ड से लिखे हुए थे। अरे, उसकी जो बहुत खूबसूरत, अगर हुआ तो मैं आपको तस्वीर भेज दूंगा। तो उन्होंने उसको देखा, देख के कुछ बोले नहीं। 2009 की बात है। फिर 12 में सरकार आई, तो मुझको उन्होंने कहा अरे भाई वो कुरान मुझे दो लाके। हाँ। तो वो जिन साहब का था, मैं उनको लेके गया साथ में, तो मंत्रालय में वो मंत्री उसको देख के इतना खुश हो रहे थे। तो बहरहाल फिर जो भी हदिया था वो उन्होंने उनका किया। रोजा नमाज करते हैं खान साहब? बहुत परहेजगार हैं? जी हाँ, पढ़ लेते हैं। मैं आपको बताऊं 2019 में जिस दिन रामपुर का चुनाव था, मैं उनके साथ में था, उनके घर पे था। तो वो अपने रूम में थे, तकरीबन 11:30 का वक्त था। तो मैंने ऐसे किया, तो मैंने देखा, तो मैंने कहा अभी शायद मैंने कहा अभी 11:30 हो रहे हैं और 12% पोलिंग हुई है। तो आजम साहब ने मुझको देख के कहा बढ़ जाएगी। और उस वक्त वो कुरान पढ़ रहे थे। अच्छा, जी हाँ, मतलब परहेजगार हैं। जी हाँ, ये 2019 की बात बता रहा हूँ आपसे। आई वॉज अ विटनेस टू इट। मैंने देखा वो कुरान पढ़ रहे हैं, और भी उनके भाभी साहब थी, भाभी साहब की कई खवातीन थी, वो सब कुरान पढ़ रही थी। अब्दुल्ला साहब भी मौजूद थे, वो भी पढ़ लेते हैं। जी हाँ, अब्दुल्ला साहब अपने आए थे कहीं से। लेकिन जब मैंने उनसे बात कही कि अभी 12% पोल हुआ है, तो उन्होंने बहुत इत्मीनान से कहा बढ़ जाएगी पोलिंग। अच्छा, आप इतनी बात बता रहे हैं, आप अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं, हम लोग कई चैप्टर हैं इसमें बात करने के लिए। क्या अब्दुल्ला आजम खान की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए? आपको लगता है कि एक बरगद के नीचे जब छोटा पौधा उगता है तो बरगद उसे बढ़ने नहीं देता? नहीं। जैसे सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर की वजह से उनका नाम इतना बड़ा था कि वो कभी आगे नहीं हो पाए। राजनाथ सिंह के बेटे विधायक तक रह गए, वो कभी वो नाम नहीं हासिल कर पाए जो राजनाथ जी का था। यही काम आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के साथ भी हुआ, वो आजम खान की वजह से ही पहचाने जाने लगे। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अब्दुल्ला इज अ यंग डायनामिक जेंटलमैन, और माशाल्लाह से मेरा ख्याल में शायद उन्होंने बीटेक या एमटेक किया है। फैसला ले पाते हैं अब्दुल्ला? हाँ जरूर, पूरा मुकदमात जो आजम साहब के हैं वो वही देख रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि यही बात अखिलेश जी के लिए कही गई थी। हाँ, मैं इसी बात पे आ रहा था कि अखिलेश जी 2000 में अखिलेश जी जब आजमगढ़ से चुनाव लड़े हैं, डंपी उनके खिलाफ लड़ रहे थे। हालांकि अखिलेश जी ने मुझसे एक बात अपने पर्सनल लेवल पे कही। मुझसे उन्होंने कहा कि पहले मैं बताऊंगा आपको डंपी साहब की बात। तो उस वक्त ये बात हो रही थी कि नेताजी ने ऐसा किया है, लेकिन आजम खान साहब वहां गए आजमगढ़, उन्होंने कहा कि पब्लिक के डोमेन में नेताजी ने अपने कैंडिडेट को दिया है, ये आप लोगों के ऊपर है कि नेताजी की क्रेडिबिलिटी और के ऊपर क्या उनकी साख है, और उसके बाद आप इनको जिताएंगे।
और अखिलेश जी 2000 में पहली मरतबा पार्लियामेंट जीत के आए। सांसद बने। अच्छा, अखिलेश जी ने मुझसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। हम्म। कहने लगे डम्पी वॉज अ वेरी फायर ब्रांड। कहने पता नहीं क्या क्या कहते थे वो। फिर कहने लगे मैं इंग्लैंड में था तो मैंने देखा कि उसी होटल में अकबर अहमद डम्पी भी थे और मेरे पास आए और मिले और मुझसे गले मिल गए। अच्छा। हाँ, कहने मैं ताज्जुब में आ गया कि वहां तो इतनी गालियां देते हैं, ये बात कहते हैं। आई वोंट यूज दैट वर्ड। कहने कि वहां इतनी मुखालिफत तो यहाँ ये तो ये डम्पी साहब के बारे में भी उन्होंने। अच्छा, आप मानते हैं कि अगर खान साहब अखिलेश यादव का हाथ ना पकड़ते तो अखिलेश यादव कभी मुख्यमंत्री ना बन पाते? ये बात भी मैं आपको बता दूं, ये बात मैंने लिखी है अपने एक आर्टिकल में। 2011 में अखिलेश जी, शिवपाल जी, नेताजी और आजम साहब ने दरवाजा बंद करके चारों लोगों को बिठाया और कहा कि यहां से निकल के आप एक बात तय करिए कि इस दरवाजे के बाहर, इस कमरे के बाहर निकल के एक स्वर होके आपको क्या कहना है, कौन सीएम होगा। तो ये बात हुई कि नेताजी होंगे और नेताजी के ही नाम पर वो चुनाव हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद आजम साहब, जब अखिलेश जी को हुआ तो आजम साहब ही उनको लेके गए कि अगर नेताजी की ख्वाहिश है तो अखिलेश जी होंगे। नेताजी के भी कान में ये बात किसी और ने डाली थी कि अभी वक्त है, आपका हेल्थ ठीक नहीं है, अपने जो वारिस हैं उनको आगे बढ़ा दीजिए, वरना आपके जाने के बाद तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे प्रदेश के। देखिए, आप एक बात देखिए अगर इस बात में कि नेताजी ने जो फोरसाइटेडनेस है, उन्होंने अखिलेश जी को सीएम बनाया। इसलिए बनाया कि ही वॉज फुल ऑफ एनर्जी। 16 घंटे और 18 घंटे काम कर सकते हैं। आप अगर गौर करें, आज जो बेइज्जती, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी साहब की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उनको बेइज्जत करती है, अगर वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हो गए होते तो क्या वो ये कर पाते? सही बात है। यहां पर कांग्रेस पार्टी चूक गई और नेताजी ने वो दांव चल दिया। नेताजी ने इस बात को समझा कि माय सन शुड बी द चीफ मिनिस्टर एंड ऑल्सो द एक्स चीफ मिनिस्टर, इसलिए उनकी वो इज्जत बनी रही। मगर फिर 17 में इतना मामला क्यों बिखर गया? जब नेताजी चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने और सारी चीजें ट्रैक पे थी, फिर क्यों इतना विवाद हो गया कि सरकार गिर गई, चाचा भतीजे एक दूसरे के खिलाफ हो गए, पूरी पार्टी दो टुकड़ों में बट गई? ये तो बहुत अफसोस की बात है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि 2016 में नोटबंदी भी आ गई थी और 17 में चुनाव हो गया। नोटबंदी के बाद फिर से अखिलेश जी के लिए वही फिजा बन गई थी जो 50 दिन मोदी जी ने कहे थे कि मैं मुल्क की पूरी तकदीर बदल दूंगा। तो दिसंबर की शायद 31 तारीख को उसकी डेडलाइन थी जी, और मार्च में चुनाव हो गया। लेकिन जनवरी में और फरवरी में फिर ये तसादुम शुरू हो गया, जिसकी वजह से अखिलेश जी रिपीट नहीं कर सके, वरना पूरा हिंदुस्तान और पूरा यूपी अजीब तरह से परेशान और पागल हो गया था कि ये कौन सी पॉलिसी आ गई कि पूरा मुल्क जो है वो लाइनों में खड़ा हुआ है और नोटबंदी हो गई। मगर बावजूद इसके बीजेपी तो जीत गई। वो समाजवादी पार्टी का अपना जो विवाद रहा उसकी वजह से आप ये इंटरनल स्क्वैबलिंग एज वी से उसकी वजह से हुआ, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और खास तौर पे पोस्ट नोटबंदी तो बिल्कुल भी नहीं होना। फिजा थी, अखिलेश जी निकाल ले जाते जी। ऐसा स्टेप लिया था मोदी जी ने कि आप एक सुहानी शाम को कहते हैं कि मैं पूरे मुल्क की तकदीर बदल दूंगा, मुझे 50 दिन दे दीजिए। अच्छा, एक चीज और, अखिलेश जी में और आजम खान साहब में रिश्ते कैसे हैं? क्योंकि जब वो जेल से छूट रहे थे खान साहब अभी रिसेंटली, आपसे कभी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भाई हैदर बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं, क्या तय किया जाए, क्या लगता है तुमको? क्योंकि जो फिजा बन रही थी कि आजम खान जेल से छूटेंगे, वो मायावती के साथ चले जाएंगे, चंद्रशेखर उनसे मिलने, अब्दुल्ला से मिलने हरदोई जेल तक जा रहे हैं, वो चाहते थे कि वो उनके साथ आ जाएं, ओवैसी चाहते थे वो उनके साथ आ जाएं, कभी जिक्र किया उन्होंने? ये सब मफरूजे हैं।
मंत्री जी उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन थे। बहन जी का फोन आया। अच्छा, जाहिर है कि वो लैंडलाइन फोन था। तो मंत्री जी ने बात की, कहा कि अरे भाई, मैंने सुना है कि आज एक IAS ऑफिसर को आपने देखा और देख के उसको कहा कि तू अभी है यहां। तो आपने तो ये बात उससे कह दी, लेकिन वो IAS ऑफिसर कल किसी दलित समाज के आदमी को देखेगा तो नफरत की निगाह से देखेगा। कल मैं आपसे ये सवाल हाउस में करूंगा। अच्छा, मायावती से ये बात, बहन जी से उन्होंने ये बात कही थी। ये बात कह दी उन्होंने जी, फोन पे मैंने पूछा। बड़ी बात है। मैंने कहा, आहिस्ता से पूछा। मतलब मायावती के सामने तो लोग जुबान नहीं खो। बहन कुमारी मायावती से बात कही थी। बाप रे बाप। और हमारी सरकार में एक बहुत बड़ी ऑफिसर थी, उनको भी मंत्री जी ने फोन किया। अब जाहिर है मैं उनका नाम नहीं बता सकता। कहा कि अरे भाई, आपकी बर्थडे कब है? तो उनका जी बताइए। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि किस दिन आपकी यौम विलादत है। तो उन्होंने बताया कि, बोले मैं ईयर ऑफ बर्थ नहीं पूछूंगा क्योंकि विमेन आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स ईयर ऑफ बर्थ। कहने लगे वो, उन्होंने बताई होगी जो भी तारीख सारी। तो कहने लगे, असल में मैं चाहता हूं कि आपको आपकी सालगिरह के मौके से एक डस्टबिन तोहफे में दे दूं। अरे बाप। ताकि मेरे लिखे हुए पत्र आप उसमें फाड़ के फेंक सकें। बड़ी बात है ये तो। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी अफसर से ये कह दिया जाए, मतलब ये तो इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया कि मैं जो तुम्हें भेज रहा हूं तुम पढ़ नहीं रहे थे, उस पर संज्ञान नहीं ले रहे थे उसका। जी हाँ। तो ये सब बातें रही। एक मर्तबा 2016 की बात बताएं। मैं एक चीज माजरत चाहूंगा, आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ। ये जो अखिलेश और आजम के रिश्तों के बारे में कहा जाता है, खान साहब के बारे में, कि आजम खान को अखिलेश यादव बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, या आजम खान अखिलेश यादव को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। मैंने अब्दुल्ला का एक इंटरव्यू देखा था, तो अब्दुल्ला से यही बात पूछी गई, तो अब्दुल्ला ने एक लाइन में ये बात कही कि देखिए, मदद दो तरह की होती है। जी हाँ। एक वो मदद होती है जो दिखाई जाए और की ना जाए, और दूसरी मदद वो होती है जो की जाए और दिखाई ना जाए। अखिलेश यादव ने दूसरी तरह की मदद की। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आजम खान और अखिलेश यादव के रिश्तों को लेकर? नहीं, अखिलेश जी ने कभी भी इसको दोहराया नहीं। मुझको ये बात मालूम है कि किस तरह से अखिलेश जी ने जो काउंसिल्स थे आजम साहब के, उनको किस तरह से यानी ऑर्गेनाइज किया। जब आजम साहब कोरोना पॉजिटिव हो गए तो उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को बहुत सख्त लहजे में फोन किया था, अखिलेश यादव ने। जी, और कहा था कि अगर कोई भी मिसहैप हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे। सीतापुर में और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी किया था। और अखिलेश जी ने शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड रिमेम्बरिंग इट राइट, तो डॉक्टर मिश्रा थे दिल्ली में, उनको अपने उससे प्राइवेट प्लेन से बुलाया था। सीतापुर बुलाया था आजम? नहीं, मेदांता बुलाया था। अच्छा, खान साहब को वहां से मेदांता लाए थे? जी हाँ। और आजम साहब जब मेदांता में भर्ती थी तो उन डॉक्टर ने उनको सुपरवाइज किया था। ये भी अनफॉर्चुनेट है कि उस वक्त के जो हालात थे पॉलिटिकल, और अभी भी बहुत हालात ऐसे ही हैं बहरहाल, कि अब्दुल्ला साहब बहुत स्केप्टिकल थे। और उनका कहना यह था कि बब्बा, आप अगर मेडिकल कॉलेज लखनऊ के GMU गए या PGI गए तो ये खुदा न खास्ता आपको मार देंगे। तो आजम साहब ने इसको लिखित रूप से दिया कि अगर वो मेदांता जाते हैं तो वो उसका रीइंबर्समेंट नहीं लेंगे। अच्छा, जी हाँ। तब उनको मेदांता में भर्ती, तब वो मेदांता गए थे। और चूंकि आपने उनकी जान की बात कही, एक बड़ी बात निकली थी, एक राज्यसभा सांसद हैं वो, जब आजम खान साहब से मिलने गंगाराम हॉस्पिटल गए थे अभी रिसेंटली, तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया था कि खान साहब कहते हैं कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था जेल में, उनकी जान को खतरा था। आप बड़े करीबी हैं खान साहब के, इस बात से कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, खान साहब ने कभी आपसे जी हाँ, अभी मुझसे वो इस बात को कई बार कह चुके हैं। सच्ची है ये बात? जी हाँ, उनकी जान को खतरा था। जी हाँ। वो जब ये मेरी किताब उन्होंने यानी उसको विमोचन किया, तो अभिषेक मिश्रा साहब मौजूद थे, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थे हमारी सरकार में, और उत्तर के विधायक रहे। जी हाँ। और सिब्कतुल्लाह अंसारी साहब थे, जो कि मुख्तार साहब के बड़े भाई हैं। मैं मोहम्मदाबाद से विधायक रहे। जी हाँ।
तो आजम साहब ने सिबकतुल्लाह, क्योंकि वो जिस तरह से बैठे थे तो ठीक उनके दाहिनी तरफ सिबकतुल्लाह साहब थे। ये बात उनसे कही उन्होंने कि मुख्तार साहब की मौत ने उनको जिला दिया, आजम साहब को जिंदगी दे दी, क्योंकि मुख्तार अंसारी साहब के इंतकाल के बाद आजम साहब का हैरत अंगेज तौर के ऊपर टिफिन बदल गया। अच्छा। उनको अंडा करी मिलने लगा, उनको ब्रेड मक्खन मिलने लगा, ये सब मिलने लगा, वो उसको एंजॉय करने लगे। तो कई जेल इनमेट्स ने भी और कई हॉस्पिटल के जेल के जो छोटे छोटे एम्प्लॉयज होते हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि देखिए मुख्तार साहब ने हमारे बच्ची की शादी में 5 लाख रुपए दिए, हमारे बच्चे के MBBS की फीस दी, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप ये खाना ना खाइए, इसमें स्लो पॉइजन है। अरे बाप रे बाप। जी। तो उन्होंने कहा मैंने उसी दिन से ये खाना छोड़ दिया, जिसकी वजह से आजम साहब का कहना यह है कि उनको जिंदगी मिल गई। ये बात उन्होंने गंगाराम के डॉक्टर्स से भी कही। तो गंगाराम के डॉक्टर्स ने कहा कि अनलेस एंड अनटिल आप इसको ऑफिशियली हमको लिख के नहीं देंगे, हम आपका डायग्नोसिस उस तरह से नहीं कर सकते। तो बहरहाल इस तरह के हालात हैं। तो आजम खान के ऊपर तो अभी तो बहुत सारे मुकदमे हैं, हम अब अगर नहीं चीजें ठीक रही तो दोबारा भी जेल में जा सकते हैं। हाँ, खुदा ना करे कभी भी। अभी मुझसे कह भी रहे थे वो कि भाई, मैंने कहा बड़ा मुश्किल वक्त आपने गुजारा है, लेकिन किसको क्या पता कि आगे क्या वक्त है। अच्छा, अब भी आपको लगता है? हाँ, एक बात आपको और बताऊं, 2018 में जब मंत्री जी पे पहली FIR हुई है, तो उन्होंने अपना सूटकेस पैक कर लिया कि अब जेल चला जाऊंगा। तो अब्दुल्ला साहब ने बात कही कि वो बब्बा कहते बब्बा आप, तो उन्होंने एक बात कही, कहा कि जो सबसे बुरा सुलूक हो सकता है उससे बुरा सुलूक मेरे साथ होगा। अच्छा, ये बात मेरे सामने कही हो। एक बात और कही जाती है कि अखिलेश यादव सरकार के जितने बुरी चीजें थी उनकी चादर आजम खान को उड़ा दी गई। अखिलेश यादव चाहते तो उन्हें जेल जाने से बचा सकते थे? नहीं बचा सकते थे। अखिलेश जी ने मुझसे इस बात को कहा कि मैंने पर्पसली जेल विजिट्स नहीं की, क्योंकि अगर मैं जेल विजिट्स करता तो आजम साहब के ऊपर सख्तियां और बढ़ा दी जाती। और अखिलेश जी ने उन लोगों से भी मुलाकात की थी जिन्होंने मुकदमे आजम खान पर दर्ज कराए? हाँ, उन्होंने भी, अखिलेश जी ने मुझसे कहा कि मैंने उन लोगों को बुलवाया या मसलन किसी अपने एमिसरी को भेजा और अपने किसी साथी को भेजा और उन लोगों से अखिलेश जी ने बात की और उन्होंने कहा कि भाई ये क्या है, क्यों आपको शिकायत है आजम साहब से? तो उन्होंने कहा साहब हमारी जमीनें ले ली हैं, कब्जा कर ली। कहा कि देखिए वो तो मुकदमा तय करेगा, क्योंकि आपने जो क्लेम किया है वो भी जमानों के बाद किया है और खैर वो तो लीगल पहलू है। तो अखिलेश जी ने उन लोगों को ये ऑफर दिया कि अच्छा आप हमसे पैसे ले लीजिए। अच्छा, जी हाँ, कि तुम अपने मुकदमे विड्रॉ कर लो, जो पैसा तुम्हारा बन रहा है वो हमसे उससे ज्यादा ले लो। ओहो, अखिलेश जी ने कहा। उन लोगों ने कहा कि हम आपसे पैसे ले भी सकते हैं लेकिन हमको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज चैन से नहीं रहने देंगे। तो मतलब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने ही उनसे मुकदमे करवाए थे? जनाब, दिस इज व्हाट दे से। एक बात मैं आपको और बता दूं, अखिलेश जी का जो यानी तरीक़ाकार है, एक मरतबा मैं उनके साथ में था तो कुछ यंग बॉयज सरदारों के, सिखों के आए, शायद बिजनौर के थे या नजीबाबाद के थे। तो उसमें से 3-4 लोग तो बिल्कुल रोने लगे और एक उनमें बात कर रहा था। उसने कहा कि साहब हमारे ऊपर इतने झूठे मुकदमे लगा दिए हैं कि हमारी सब जमीनें बिक गई हैं। तो अखिलेश जी ने उनसे कहा अच्छा ये बताइए कि संघर्ष के अलावा भी कोई रास्ता है? कहा नहीं। कहा अच्छा क्या चाहते हैं? तो 2 उसमें यंग बॉयज थे, करीब 18-19 साल के। तो कहा कि इनको कनाडा भिजवा दीजिए। अच्छा। तो अखिलेश जी ने कहा कि अच्छा हम भिजवाएंगे। पूछा कि क्या डॉक्यूमेंट्स लाए हैं, पासपोर्ट लाए, कहाँ लाए हैं? तो एक अपने आदमी को बुलाया, कहा देखिए इनकी वीजा फॉर्मेलिटीज कराइए और इनको अपनी पॉकेट से। जी हाँ, सरकार में ना रहने के बावजूद भी? जी। अखिलेश जी ने कहा इनको भिजवाइए। अच्छा, ये बात तो मैं भी देखता हूं सर कि सरकार में पिछले कितने सालों से नहीं है, बावजूद इसके पार्टी कार्यालय पे आज भी बिटिया की शादी के लिए, बीमारी के लिए लोग कागज लिए खड़े रहते हैं। माफ कीजिएगा, पुलिसमैन मैंने देखे हैं वर्दी में रो रहे हैं
कि हमारे साथ ये हो गया है, हमारे साथ ये हो गया है। और अखिलेश उस पे इनिशिएट लेते और हैं। अखिलेश जी उससे कहते हैं कि किस जिले का है, चलो उसके वहाँ कप्तान से बात कराइए। और वहां का कप्तान लोड लेता है अखिलेश यादव का। बात तो करते हैं, सख्ती से बात करते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि अखिलेश यादव को आजम खान की अब जरूरत है? क्योंकि पिछले तो चुनाव में अखिलेश यादव ने अकेले ही पूरा सब मोर्चा लिया, रामपुर से लेकर के और बरेली तक खुद ही टिकट बांटे, खुद ही चुनाव लड़ा। आजम साहब का मैंने जो आपसे जिक्र किया, अर्ज किया आपसे कि वो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो 1980 के मेहनत के ऊपर खड़ी है। पूरी जनरेशन से इस बात, बरेली में बात कही जाती थी, बरेली में कितने फसादात हुए। ये बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, नजीबाबाद, बिजनौर, ये पूरा इसमें आजम साहब का, या और उससे ज्यादा लोग उनको आजमगढ़ में और बनारस में पसंद करते हैं और मिर्जापुर में पसंद करते हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी है। एक मरतबा ऐसा हुआ कि मेरे सामने एक साहब आए, उन्होंने दिल्ली के थे और उन्होंने कहा कि साहब, ये सीएम साहब से यानी अखिलेश जी से कहा कि वक्त दिलवा दीजिए। तो उन्होंने फोन किया, जीवन सिंह नेगी साहब उनके, कहा नेगी जी बात करा दीजिए सीएम साहब से। तो नेगी जी ने कहा, फौरन सीएम साहब से बात हुई, कहा फुला साहब को मिलना है, कहा फौरन भेज दीजिए। वो नोएडा से आए थे, वो चले गए अखिलेश जी से मिलने। चलते वक्त उन्होंने कहा, कहेंगे आप भी साथ में चलिए। कहा नहीं भाई, आपसे मुलाकात की बात हुई है, आप जाइए, मिल लीजिए, आप जाइए, आपके लिए बात की है। आजम खान चाहते तो इस बात का क्रेडिट ले सकते थे कि मैं मिलाने लाया हूं, मैंने तुमको मिलवाया। कहा नहीं, आप जाइए। एक, अब चूंकि हम लोग पॉडकास्ट के अंतिम दौर में, आपको लगता है कि अब मुसलमानों के लिए जो दूसरे बड़े नेता तैयार हो गए हैं, हम समाजवादी पार्टी में ही देखते हैं, शफीकुर रहमान बर्क हैं, इकरा हसन चौधरी हैं, बिहार में इकरा हसन की बड़ी जनसभाएं हो रही हैं, बड़ा मुसलमानों को वो अट्रैक्ट कर रही हैं। अब चीजें ओवरले हो रही हैं, खान साहब की जगह दूसरे मुस्लिम नेता आ रहे हैं अपने आप को। देखिए, जब तक आजम साहब मौजूद हैं और जब वो खुदा ना करे नहीं भी रहेंगे, तो उनकी लेगेसी तो कंटिन्यू करेगी। मगर ये काम जो इकरा कर रही है, मुझे लगता है अब्दुल्ला को करना चाहिए था, उनके पास लेगेसी थी वो चीज। नहीं, अब्दुल्ला साहब बेचारे इतने कांस्टेंट हैं, आप सोचिए कि अभी मुकदमात में चार्जशीट लग जाएंगी, खुदा न खास्ता, तो हफ्ते में 3 दिन तो उनको कोर्ट में ही अपीयर होना होगा। इस तरह की चीजें हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो मसलन बात करते हैं, तो बात तो बड़ी लुभावनी करते हैं। मुसलमानों का डेसिमल 63 या 73% वोट उनको मिलता है, लेकिन वो अपनी गुफ्तगू से भारतीय जनता पार्टी का 3% वोट बढ़ा देते हैं। वो एक बहुत बड़ा मौजू है सर, उस पर हम लोग सुकून से बात करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है बगल के दुकान में काम फिर से शुरू हो गया, इसलिए हम लोग अपने पॉडकास्ट के अंतिम दौर में आएंगे। और उम्मीद की जानी चाहिए कि खान साहब की जिंदगियों की जो परेशानियां हैं वो हल हों। आपने बहुत चीजों से करीब से देखा है, और सर की जो बुक है सीतापुर डायरी, वो ये बताती है कि आजम खान के पहलुओं पर बहुत कुछ ऐसा है जिसे जाना जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए। और चलते चलते एक शेर है, वो भी पढ़ देते हैं कि सितमगर तुझसे उम्मीद वफा होगी, जिन्हें होगी हमें तो ये देखना है तो जालिम कहां तक है। खान साहब अक्सर इस शेर को पढ़ा करते हैं। लेकिन मैं एक इस पे आखिरी बात कहूंगा जी, कि खंजर पे कोई छींट, न दामन पे कोई दाग। खंजर पे कोई छींट, न दामन पे कोई दाग। तुम कत्ल करे हो या करामात करे हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा हैदर सर आपसे बात करके। और हम सब के लिए ये सीखने का मौका होता है आपके साथ बैठना, और हमें लगता है कि अगर हम लोग जितनी देर इंटरव्यू किया है इसका 2 गुना और वक्त आपको दें तो हमारी कोई भी बात रिपीट नहीं होगी। आपके पास माशाल्लाह इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, इतना सब कुछ हम सब दर्शकों के लिए, हम लोगों के लिए जानने का मौका मिलता है। सर आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें बताइएगा, और आप नकवी साहब से, हैदर साहब से क्या जानना चाहते हैं, रिजवी साहब से आप क्या लिखकर बताना चाहते हैं। आपके दिल में अगर कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उस बात को हैदर सर से पूछेंगे और आपको जरूर आगे बताएंगे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। बहुत शुक्रिया।